नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हर रोज हम एक दवाई के साथ अपना थोड़ा समय एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और उस बातचीत का हमारा माध्यम होता है एक दवाई। तो वो उसी सीरीज में आज का दवाई जिसका नाम है पायरोजिनम। जी हाँ, इतना फ्रीक्वेंटली यूज्ड नोसोड नहीं है जितना फ्रीक्वेंटली ट्यूबरकुलाइनम, मेडोराइनम या तो सिफिलाइनम यूज किया जाता है, उतना फ्रीक्वेंटली पायरोजन यूज नहीं किया जाता है रूटीन प्रैक्टिस के दौरान। फिर भी कब कब पायरोजन यूज करना है, पायरोजिनम के क्या क्या इंडिकेशन हैं। दोस्तों, नोसोड दो तरीके से यूज होते हैं। नोसोड का एक तरीका क्या है कि जब नोसोड के बहुत सारे सिम्टम, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज, उस मरीज का जो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज हो वो सीधा नोसोड के अंदर जाए, तो नोसोड एज अ सिमिलिमम यूज होते हैं। और दूसरा एज अ इंटरकरंट रेमेडी और टू क्लियर मायाज्मेटिक बैकग्राउंड और टू क्लियर सम ब्लॉकेज। ये सब चीजें प्रथम स्तर से ऊपर हैं। हमने जब आपको सरल होम्योपैथी सिखाया उसमें ये कुछ नहीं सिखाया है, इतना ही हमने आपको बताया कि सिम्टम लीजिए, सिमिलैरिटी बनाइए और दवाई दीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि अच्छे से अच्छे सिम्टम लिए, सिमिलैरिटी बनाई, दवाई दिया, थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उसके पीछे का क्या कारण होता है? ऐसा ही जैसा आपके साथ होता है वैसा ही हनीमैन के साथ भी हुआ था। क्या हुआ था? मरीज आया, सिम्टम लिए, सिमिलैरिटी की, दवाई दी, ठीक हो गया, कुछ दिन बाद फिर से आया, फिर से सिम्टम्स लिए, सिमिलैरिटी बनाई, दवाई दी, अच्छा हो गया, कुछ दिन बाद फिर से आ गया। ये क्यों हो रहा है? आपको तो ऐसा सवाल नहीं होगा, क्योंकि बार बार मरीज है तो बार बार फीस मिलती है। डॉक्टर तो उसे ही कहते हैं ना कि जिसकी कंसर्न फी के साथ हो। कि किसे कहते हैं? एपोरिज्म नंबर 1, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर। रिस्टोर कहाँ हुआ? ये तो बार बार हो रहा है। तो हनीमैन को भी ऐसा ही लगा, लेकिन वो महात्मा हनीमैन हैं, वो हम सबसे थोड़ा हट के सोचते हैं। उन्होंने सोचा ऐसा क्या है कि इस मरीज को ये दिक्कत बार बार होती है, और उन्होंने सोचा और उसके मुताबिक उन्होंने कुछ फ्रूटफुल थिंकिंग किया कि कुछ तो ऐसा मरीज के अंदर है जो उस डिसीज को बार बार पैदा करने पे मरीज को मजबूर कर रहा है, और उसको उन्होंने नाम दिया डायनेमिक डिसीज क्रिएटिंग फोर्स, यानी कि रोग पैदा करने वाला बल। उसे क्या कहते हैं हम? मायाज्म। हम लेंगे, अभी ऑर्गेनन का पूरा व्याख्यान बाकी है। उन व्याख्यान के दौरान हम पहले ऑर्गेनन की चर्चा करेंगे, और ऑर्गेनन की चर्चा पूरी होने के बाद आखिर के अंदर हम मायाज्म के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप सबका लेवल भी उसके मुताबिक धीरे 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 अप होना चाहिए। लर्निंग इज द प्रोसेस, एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, टाइम लगता है ना पूरा। ये जर्नी है, जर्नी का आनंद लेना है। मुझे होम्योपैथी आ गया, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये जर्नी है। हम आज अपने बीते हुए कल से थोड़ा और सीखें, आने वाले कल में आज से थोड़ा और सीखें, थोड़ा और सीखें, ऐसे 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 करके पूरा जर्नी है। तो इस जर्नी में हमें आगे बढ़ना है। तो इस जर्नी में आज बढ़ते हैं पायरोजिनम की ओर। फर्स्ट इंडिकेशन इज चिली, सेकंड इंडिकेशन इज थर्स्टी। अब चिली और थर्स्टी आपको बहुत समझाना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक तकरीबन 40 मेडिसिन के अंदर यही इंडिकेशन देख देख के आप समझ चुके होंगे, अगर देखते होंगे तो। तीसरा इंडिकेशन है सेप्टिक स्टेट, यानी क्या मतलब होता है? किसी भी तरह का इन्फेक्शन, उसमें WBC हाई हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। सेप्टिक कंडीशन का मतलब क्या है कि मरीज एकदम ऐसी हालत में हो कि जहां पे वो अपना नॉर्मल फंक्शन ना कर पाई। यस, उसके जो वाइटल्स हैं वो डिटोरिएट हो रहे हों, तो उसी को कहा जाता है सेप्टिक स्टेट। अगर वो सेप्टिक स्टेट
डिलीवरी के बाद है तो उसको बोलते हैं पुरपुरल सेप्टिक। ऐसे ही सेप्टिक होना, ओल्ड एज की वजह से भी सेप्टिक स्टेट हो जाता है। तो कहीं से भी हो, चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से सेप्टिक स्टेट में गया हो, चाहे वायरल हो, चाहे पैरासाइट हो, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जहां जहां वाइटल्स डिटोरिएट होते हैं और जो स्टेज मरीज को डेथ के करीब ले जाता है, उस स्टेज को सेप्टिक स्टेज कहा जाता है। क्लियर? सो ऐसे स्टेज की दवाई है ये, रूटीन फीवर के दौरान देने वाली दवाई नहीं है, सेप्टिक स्टेज के दौरान। When best selected remedy fails, great restlessness. बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी, आपने बहुत अच्छे तरीके से केस लिया, अच्छा सा केस लिया, केस लेने के बाद बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन हर पोटेंसी में दे डाली, फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, फिर भी फेल गया, तो हमने आपको कहा ना ऐसा होता है। तो हनीमैन ने उसके लिए क्या सोचा? देयर आर समथिंग ब्लॉकेज। और जहां बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल जाती है तो ये भी पायरोजिनम का एक इंडिकेशन है। पता चल रहा है? दूसरे इंडिकेशन मिलने चाहिए, सिर्फ बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल गई तो सीधा पायरोजिनम दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर सेप्टिक स्टेज है, चिली है, थर्स्टी है और बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल हुई है तो वहां पे पायरोजिनम सोचा जा सकता है। तो अभी अब जो डिसीजेस चल रहे हैं उनके अंदर आपने रेस्टलेसनेस, ग्रेट रेस्टलेसनेस है, रेस्टलेसनेस, वीकनेस, चिली और थर्स्टी, इनके बेस के ऊपर आर्सेनिक आल प्रिस्क्राइब किए, 30 में दिया, 200 में दिया, 1M 10M में दे चुके, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके इंडिकेशन फर्म है तो उसमें एक और इंडिकेशन जुड़ेगा, बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स, और आपका मेडिसिन कौन सा होएगा? पायरोजिनम। जहां पे मरीज को एडमिशन के कगार पे है, उसको वेंटिलेटर के तो वहां पे लिए जा रहा है, उस तरह की जो सेप्टिक कंडीशन है, स्पेशली जहां पे ब्लड विस्किड हो रहा है। ब्लड विस्किड क्यों हो रहा है? सेप्टिक कंडीशन। पता चला? तो अगर ब्लड विस्किड हो रहा है और फिर भी बुखार आ रहा है, उस तरह की कंडीशन के अंदर भी पायरोजिनम सोचा जाना चाहिए। हार्ट बिकम्स वीक एंड मसल प्रोस्ट्रैक्टेड, हार्ट वीक हो जाना। तो अभी अब जो डिसीजेस चल रहे हैं, जो इन्फ्लामेटरी फीवर्स हैं, उनमें रिकवरी के बाद लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। सुना होगा ना ऐसा। हार्ट वीक हो गया है, चाहे आपको पल्स वीक मिल रहे हों, चाहे आपने ईसीजी किया हो और उसमें लो वोल्टेज ईसीजी मिल रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको वीक हार्ट, सेप्टिक स्टेट एंड बेस्ट सिलेक्शन रेमेडी फेल, ये 3 इंडिकेशन मिलते हैं तो वहां पे भी पायरोजिनम सोचा जाना चाहिए। एब्सेस रिकरेंट विथ पेन एंड वायलेंट बर्निंग, रिकरेंट बॉइल्स होते हैं, रिकरेंट एब्सेस होते हैं, फुंसी होती है, कहीं ना कहीं पस मिलता है आपको। रिकरेंट एब्सेस होना मतलब कहीं पे भी फुंसी होना या बॉइल होना नहीं होता है, कहीं पे भी इंटरनल एब्सेस भी हो सकता है, ओटोरिया भी हो सकता है, नोज में से भी पस्चुलर डिस्चार्ज निकल सकता है, कहीं पे भी पस होना और बार बार पस होना, ये भी पायरोजिनम का इंडिकेशन है। पल्स एब्नॉर्मली रैपिड आउट ऑल प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर और रिवर्स, रैपिड पल्स हैं। तो होम्योपैथ को एग्जामिन भी करना चाहिए, ईच एंड एवरी पेशेंट का पल्स एग्जामिन करना चाहिए। जिस तरह से हमने टंग पढ़ा था, आप लोग थे कि नहीं मुझे नहीं पता है, हमने टंग पढ़ा था, अलग अलग रेमेडीज के अलग अलग टंग मैनिफेस्टेशन होते हैं, उसी तरह से अलग अलग रेमेडी में अलग अलग पल्स मैनिफेस्टेशन भी होते हैं। तो ये भी एक सब्जेक्ट है जो आप आगे जाके पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर भी रिसर्च किया जा सकता है। हॉरिबली फॉल डिस्चार्ज, मेंसेस, स्वेट, लोकिया एंड डायरिया, एवरीथिंग इज फॉल, बहुत बास मारना, पेशेंट एकदम सेप्टिक हो गया है, बलगम निकलता है, वो बास मारता है और बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन फेल हुई है, तो आपका मेडिसिन पायरोजिनम। ग्रेट रेस्टलेसनेस अमिलोरेशन बाय फर्स्ट बिगिनिंग, तो रेस्टलेसनेस का तो हमने बात कर दिया, आगे बहुत सी मेडिसिन में किया है। फीवर एट ईच मेंस्ट्रुअल पीरियड, अगर हर बार मेंसेस के दौरान फीवर आ जाता है, चिली है और थर्स्टी है, तो मेडिसिन कैन बी पायरोजिनम।
लोकिया सप्रेस्ड फॉलोड बाय फीवर विथ चिल एंड प्रोफ्यूज फैटिड स्वेट। हर चीज ऑफेंसिव और फैटिड है। उसका स्वेट होगा तो कैसा होगा? बास वाला। कोराइजा बास वाला, मेंसिस बास वाला, ल्यूकोरिया बास वाला, इवन डायरिया बास वाला, वॉमिटिंग बास वाला। और किसी को भी सप्रेस किया गया है, चाहे लोकिया को सप्रेस किया गया, चाहे ल्यूकोरिया को, चाहे मेंसिस को। नेचुरल डिस्चार्ज को सप्रेस करने के बाद अगर फीवर आया, चिल के साथ आया और स्वेट कैसा है? ऑफेंसिव, फैटिड, तो मेडिसिन कैन बी पायरोजिनम। स्क्रोटम लुक्स एंड फील्स थिन, प्यूपरल पेरिटोनाइटिस। अगर आफ्टर डिलीवरी कोई भी दिक्कत होता है तो वहां पे पायरोजिनम सोचा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेप्टिक स्टेट होता है ना डिलीवरी के दौरान। क्या होता है? चाइल्ड बर्थ। तो बहुत ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें एक्सटर्नल बेसिलाइज को फीमेल के इंटरनल ऑर्गन में जाने का मौका मिल जाता है ड्यू टू मैकेनिकल एड्स। पता चल रहा है? तो उसके बाद कोई भी दिक्कत होती है तो वहां पे पायरोजिनम सोचा जा सकता है। एचिंग ऑल ओवर द बॉडी, बेड फील्स हार्ड, पूरा बदन दर्द करता है। अभी अभी जो पिक्चर आपको मिलता है वो पूरे का पूरा आपको पायरोजिन में मिलेगा, लेकिन बहुत सारे होम्योपैथ में भी इस कंडीशन के अंदर पायरोजिन को नहीं सोचा होगा। इट इज अ मेडिसिन फॉर द होम्योपैथिक आईसीयू, जहां पे बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन फैल जाती हैं, जहां पे सेप्टिक स्टेज होता है और एवरीथिंग इज ऑफेंसिव है, गिव पायरोजिन। फील्स डिस्गस्ट विथ हिज और बॉडी ऑर्डर, खुद को भी ऐसा लगता है कि मुझ में से बास आ रही है। फ्रीक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेट बिफोर फीवर्स कम, डॉक्टर साहब हर बार यूरिन जाना पड़ता है और उसके बाद ही फीवर आता है। सेप्टिक हेमरेज, कहीं पे भी हेमरेज है वो सेप्टिक है, इन्फेक्टेड है। कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्टिनेट फ्रॉम कंप्लीट इनर्टिनिया, इम्पेटेशन, स्टूल ड्राई हार्ड पुट्रिट एंड कैरियन लाइक ऑर्डर, एवरीथिंग इज ऑफेंसिव। सो स्टूल कैसा है? अब सेप्टिक स्टेज होगा जहां आपसे ना कुछ अच्छे से खाया पिया जाता है, ना बैठा जाता है, तो आपके पाचन शक्ति अच्छे से काम करेगा? नहीं करेगा। पेरिस्टालसिस कम होंगी तो स्टूल क्या होगा? एक्यूमुलेट होके रह जाएगा। आप देखेंगे कि जो पेशेंट एडमिटेड होते हैं हॉस्पिटल के अंदर तो उनको एनीमा लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को पता है कि अभी अभी मेरे को मैं 2-3 दिन अच्छे से डाइजेशन नहीं करूंगी तो चलेगा, लेकिन जो इन्फेक्शन आया है उसके सामने लड़ना पड़ेगा। सो आपका बॉडी उस टाइम पे डाइजेशन को मंद करता है, पेरिस्टालसिस को मंद करता है, लेकिन ऑफेंसिव स्टूल है, स्टूल जाने का इच्छा नहीं होता है और सेप्टिक स्टेज है, आपका मेडिसिन पायरोजिन। क्रोनिक मलेरिया विथ कोल्ड स्वेट, small cut or injury become much swollen and inflamed, tongue smooth, varnished, clean and fiery red। दूसरा कौन सा मेडिसिन आएगा फायरी रेड टंग में? एपिस मेलिफिका। रस्टॉक्स के अंदर रेड टिप्ड टंग होगा। क्लीन टंग में इपिकाक, एथुजा। वेरिकोज अल्सर ऑफ ओल्ड पीपल, ऑब्स्टिनेट एंड ऑफेंसिव। वेरिकोज अल्सर है, पुरानी एज के अंदर कोई भी दिक्कत होती है तो मेडिसिन कैन बी पायरोजिनम। वेरिकोज अल्सर है, उसमें से ऑफेंसिव डिस्चार्ज आता है और उसमें कहीं भी रिकवरी नहीं आता है, बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन फेल्स, तो आपका मेडिसिन कौन सा होगा? पायरोजिनम। सो पायरोजिनम इज नॉट अ मेडिसिन फॉर फीवर, इट इज मेडिसिन फॉर एनी कंडीशन, एनी कंडीशन। कोई भी कंडीशन होगा जहां पे बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन फैल गया है, जहां पे सेप्टिक स्टेज है, नॉन हीलिंग अल्सर है तो वे वन टाइप ऑफ सेप्टिक स्टेज ही हुआ, तो वहां पे पायरोजिनम दिया जा सकता है। माइंड, ब्रेन एक्टिव, ही मेक स्पीच एंड राइट्स आर्टिकल एट नाइट, नाइट में उसका ब्रेन एक्टिव होता है, दिन में नहीं होता है। टॉक्स इन स्लीप, डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है, बुखार में बड़बड़ाता रहता है, बहुत दवाइयां दे दी, बुखार में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका मेडिसिन पायरोजिनम। लोक्वेशियस, thinks and talks faster than ever before during fever, thinks he is very wealthy,
full of anxiety and insane notion, hallucination, duality and restlessness. रेस्टलेसनेस और hallucination. वो तुम्हारे साथ वो छोटा बच्चा आया था कल, वो कौन था? आपके साथ तो कोई छोटा बच्चा है ही नहीं। वो बरसों पहले जो दादा मर गए, वो परसों आया था परसोत्तम मेरे पास। परसोत्तम दादा को तो गए हुए ही बहुत दिन हो चुके, बहुत साल हो चुके हैं। सो हेल्यूसिनेशंस, जो नहीं होता है वो भी उसको दिखता है। अगर फीवर के दौरान ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, टॉक्सिक स्टेज है, वेल सिलेक्टेड मेडिसिन फेल है और सेप्टिसेमिया है, आपका मेडिसिन पायरोजिन। एग्रावेशन फ्रॉम बिकमिंग कोल्ड इन डैम्प वेदर, अमेलोरेशन फ्रॉम मोशन, कंटिन्यू चेंज ऑफ द पोजीशन। सो ये मेडिसिन आर्सेनिक, रस्टॉक्स, इन सब के साथ साथ जाएगा। हीट, हॉट बाथ एंड हॉट ड्रिंक्स, प्रेशर एंड हार्ड रॉकिंग। एपेटाइट, टेस्ट, स्वीटिस्ट, टेरिबली फैटिड, पस लाइक टेस्ट, मुंह में भी पस जैसा टेस्ट आता है। ग्रेट थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। अब पता चल रहा है कि आर्सेनिक और फॉस्फोरस अगर फैल गया है तो उसके बाद कौन सा मेडिसिन आएगा? वही टोटालिटी रहती है तो टोटालिटी चेंज हो जाती है तो चेंज हो जाएगा। बट लीस्ट लिक्विड इंस्टेंटली रिजेक्टेड। फर्स्ट स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी का रहता है, थोड़ा 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 पानी पीता है। तो कंडीशन कोई भी हो, चाहे फीवर हो, चाहे एंट्राइटिस हो, चाहे कोलाइटिस हो, चाहे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑफ लंग हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे ओल्ड एज का डिसीज हो, सेनाइल डिमेंशिया हो, सेनाइल डिसऑर्डर कोई भी हो, चाहे स्किन के अंदर अल्सर हो, चाहे कार्बनकल्स हो, रिकरेंट बॉइल्स हो, कुछ भी हो, डिसीज का नाम कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। इसमें से कोई भी 3, 4, 5 इंडिकेशन मिलते हैं तो वहां पे भी पायरोजन यूज किया जा सकता है। अभी तक आपने बहुत पायरोजन पढ़ा होगा, लेकिन पस और फीवर के सिवा कुछ नहीं पढ़ा होगा। ये हैं पायरोजन के अलग अलग इंडिकेशन। और सीख कौन पाता है? तो एक बहुत अच्छा सा स्टोरी है वेदांत के अंदर, आप सबने पढ़ा होगा, नचिकेता। नाम सुना है? कौन है नचिकेता? तो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ में उनका ऐसा नियम था कि अपनी अच्छे से अच्छी चीजों हो वो सब दान कर देंगे। लेकिन यज्ञ खत्म होते होते उनको क्या हुआ कि लोभ लग गया और सब भी बूढ़ी बूढ़ी गायें दान करने लगे, अच्छी अच्छी रखने लगे। तो उसका छोटा सा बेटा था जिसका नाम था नचिकेता, वो बहुत विवल हुआ उठा और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ये कैसा, मैं आपकी सबसे अच्छी चीज हूँ, मुझे किसको दान करते हैं? तो वो गुस्से हो गए और बोला जा मैं तुझे यम को दान करता हूँ। अब यम माने कौन? कंटिन्यूअस ऐसी धारणा है कि मृत्यु को देवता को यम कहा जाता है, लेकिन संस्कृत के अंदर जब आप स्टडी करेंगे तो यम के बहुत सारे मतलब होते हैं। और मृत्यु के देवता को क्यों यम कहा जाता है? क्योंकि वो प्राणों का हरण करते हैं, प्राण ले जाते हैं। सो किसी भी चीज का जो हरण करता है उसे यम कहा जाता है। यानी कि नचिकेता के पिता ने उसको क्या कहा, मैं तुम्हें यमाचार्य को दान करता हूं। यमाचार्य मतलब क्या? ऐसे आचार्य, गुरु, उसको भी यम कहा जाता है। क्यों? वो अपने शिष्य के अज्ञान का हरण करता है। सो नचिकेता यमाचार्य के पास गए, वो थे नहीं, 3 दिन भूखे प्यासे वहां पे बैठे रहे। फिर उन्होंने उनको कहा कि मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, वर मांगो। पूरा बहुत अच्छा स्टोरी है, पढ़िएगा। लेकिन छोटा सा बालक था, फिर भी उसकी ज्ञान की पिपासा बहुत थी, तो उसको अपने अच्छे से अच्छे गुरु मिले। नियति उसको यमाचार्य के पास ले गई। और हम क्यों कहते हैं कि हम होम्योपैथी नहीं सीख पाते, हमें कोई सिखाने वाला नहीं है? जहां जहां जिस जिस को सीखने की इच्छा पैदा होती है, वहां वहां नियति अपने आप किसी सिखाने वाले गुरु को पैदा करती है। सो होप कि आप सबके अंदर भी एक अच्छा सा नचिकेता पैदा हो, समर्पण उतने लेवल तक जाए कि आप हनीमैन आचार्य से प्रश्न करें। ठीक है, धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। ये था पायरोजन। कल फिर मिलेंगे एक और नई दवाई के साथ। तब तक अपना होमवर्क अच्छे से करते रहिए और सीखते रहिए।